अच्छा बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैस्ट्रिक रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी। ये बेसिकली उन पेशेंट्स में होती है जिन पेशेंट का वेट लॉस जो नॉर्मल हम लोग उनको बताते हैं डाइट प्लान उससे ना हो सके वेट लॉस, और जिन पेशेंट्स का वेट 100 पाउंड से ज्यादा होता है या 120 पाउंड से ज्यादा होता है वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और उसके बाद जो है ना ये आइडियल कैंडिडेट होते हैं गैस्ट्रिक रिस्ट्रिक्टिव सर्जरी के ना। इसमें जो हमारे पास सर्जरी होती है उसे कहते हैं गैस्ट्रिक बाईपास। बेसिकली सर्जरी में जो है ना स्टमक डिवाइड हो जाता है बाय मींस ऑफ सेवरल रोज ऑफ स्टेपल into a small proximal pouch of 50 to 60 millimeter capacity and a non-functioning distal compartment। इसमें हमारे पास जो है ना सेवरल रोज क्रिएट कर दी जाती है स्टमक की, और उसकी कैपेसिटी स्टमक की कम कर दी जाती है ताकि पेशेंट कम कंज्यूम करे और उसका वेट इंक्रीज ना हो। और एक स्मॉल ओपनिंग क्रिएट कर दी जाती है अप्रोक्सीमेटली 12 मिलीमीटर की, जिससे जो है ना पैसेज ऑफ फूड जो है ना अपर पाउच में और डिस्टल स्टमक में जाता है। और क्या कहते हैं इसमें जो है ना बेसिकली ये प्रोसीजर रिजल्ट इन रैपिड फिलिंग एंड स्लो एम्पटिंग ऑफ द स्टमक, गिविंग अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड फोर्सिंग द इंडिविजुअल टू ईट स्मॉल मील्स। और इसमें यह है कि जाहिर सी बात है जब पेशेंट की कैपेसिटी ही 50 टू 60 मिलीमीटर कर दी जाएगी स्टमक की, तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट जब भी खाएगा वो कम मील्स लेगा, छोटे मील्स लेगा, और उसके अलावा उसको बार बार भूख नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी स्टमक की कैपेसिटी बाइंड कर दी गई है और उसको 50 टू 60 मिलीमीटर तक लिमिट कर दिया गया है। ऑब्वियस सी बात है जब फूड इंटेक कम हो जाएगा तो डेफिनेटली वेट लॉस की तरफ पेशेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग जो है ना इस सर्जरी का रिजल्ट होता है। आफ्टर सर्जरी पॉसिबिलिटी है नोजिया एंड वॉमिटिंग की। उसके अलावा अगर कोई ऐसा फूड आइटम लिया जा रहा है जैसे कि हाइपरटोनिक स्वीट्स ली जा रही हैं या कोई भी हाई कार्बोहाइड्रेट फूड लिया जा रहा है तो वो सिम्टम डंपिंग सिंड्रोम के भी हो सकते हैं और उसके अलावा डायरिया भी कॉज कर सकता है। उसके अलावा नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि मेल न्यूट्रिशन, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, उसके अलावा इस तरह की चीजें पॉसिबिलिटी है कि ये हो सके आफ्टर दिस सर्जरी। ठीक है बच्चों। मैम डंपिंग सिंड्रोम का बता दें। डंपिंग सिंड्रोम बच्चे मैंने अभी आगे कवर करना है, पहले इसकी डाइटरी मैनेजमेंट कवर कर दूं। अच्छा, डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रिक सर्जरी। आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी द यूजुअल प्रोग्रेशन जो हम लोग करते हैं ना डाइट की वो होती है नथिंग पर ओरल, पेशेंट को एनपीओ रखना है। जब तक पेशेंट के ओरल साउंड्स हम गैस्ट्रिक साउंड्स आफ्टर 24 टू 48 आवर्स तक नहीं सुन लेंगे, हमने पेशेंट को एनपीओ ही रखना है। वंस आपके वोवल साउंड जो है ना मतलब हो जाए, दोबारा आना स्टार्ट हो जाए, तो हम लोगों ने पेशेंट को सबसे पहले ओरल सिप्स अलाउ करने हैं पानी के। उसके बाद क्लियर लिक्विड डाइट देनी है 24 टू 48 आवर्स की, 24 आवर्स बाद। उसके बाद आपने जो है ना इनको लिक्विड एंड ब्लेंडराइज फूड स्टार्ट करवाना है तकरीबन 4 to 6 वीक्स के लिए, और उनका टॉलरेंस लेवल पेशेंट का देखना है कि वो टॉलरेट कर रहे हैं लिक्विड और ब्लेंडराइज डाइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। उसके बाद बच्चों आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करवाना है वेरी सॉफ्ट फूड, और उसके बाद विद इन अ वीक आपने उसको प्रोग्रेस कर लेनी है सॉलिड की तरफ। वॉल्यूम ऑफ फीडिंग आपने स्मॉल रखनी है ताकि पेट डिस्टेंशन ना हो। फ्रीक्वेंट फीडिंग्स उसके अलावा देनी है ताकि जो है ना एनर्जी और प्रोटीन नीड्स पेशेंट की पूरी हो जाए। साथ साथ मल्टीविटामिन खास तौर पे बी कॉम्प्लेक्स, आयरन और अदर जो हमारे पास जितने भी मिनरल है उसका हमने सप्लीमेंट इनको देते रहना है साथ साथ, ताकि ये लोग किसी किस्म की भी डेफिशिएंसी डेवलप ना कर लें बॉडी में। ठीक है। इधर तक क्लियर है सबको? यस मैम। जी मैम। अगला टॉपिक है गैस्ट्रेक्टमी। बच्चों गैस्ट्रेक्टमी इज अ मेडिकल प्रोसीजर
where all or one of the part of stomach is surgically removed. A medical procedure where all or part of the stomach is surgically removed is called gastrectomy. बच्चों इस सर्जरी के बाद वेट लॉस बहुत कॉमन है, और उसके अलावा जो जितने भी पेशेंट्स है ना, वो जो डिजायरेबल वेट है ना, वो गेन नहीं कर पाते सर्जरी के बाद, क्योंकि जाहिर सी बात है फूड जो है ना उस तरह से पेशेंट उस क्वांटिटी में नहीं ले सकता, स्मॉल फीडिंग दी जाती है, लेकिन क्योंकि इनसफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स जा रहे होते हैं और साथ जो है ना मेल एब्जॉर्प्शन काफी ज्यादा है सर्जरी के बाद हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है ना लीन बिल्ड में वापस चला जाता है, और उसके अलावा उसके जो है ना मेल न्यूट्रिशन की तरफ ज्यादा जाता है। उसके अलावा हमारे जाहिर सी बात है पार्ट ऑफ द स्टमक रिमूव हो चुका है या सारा स्टमक रिमूव हो चुका है, जिसकी वजह से एब्सेंस ऑफ पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना डाइजेशन को हिंडर करता है, और उसके अलावा फैट मेल एब्जॉर्प्शन भी हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बिलियरी सिक्रीशन और पेनक्रियाटिक सिक्रीशन सारी डिस्टर्ब हो गई है। एंड इंटेस्टिनल मोटिलिटी इस प्रोसीजर के बाद इंक्रीज हो जाती है। जाहिर ट्रांजिट टाइम खाने का, जब हम खाना खा रहे हैं ट्रांजिट टाइम मतलब जो हमारा स्टूल स्टूल सारे पार्ट्स स्टमक के पास में से होके जाने का टाइम है स्टूल का, वो भी इंक्रीज हो जाता है। अच्छा बच्चों, अगर तो टोटल गैस्ट्रेक्टमी हुई है, मतलब सारा स्टमक रिमूव कर दिया गया है, तो जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है ना, वो जाहिर सी बात है सारे हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। लैक ऑफ गैस्ट्रिक एसिडिटी परमिट्स बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ को परमिट करती है। उसके अलावा विटामिन B12 का जो है ना इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स, वो भी सारा जो है ना उसका प्रॉब्लम हो जाता है, वो बाइल सॉल्ट से जो है ना की वजह से सारी मेल एब्जॉर्प्शन हो जाती है। यूजुअली इन पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी देखने को मिलता है, आयरन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता, जिसकी वजह से हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया भी पॉसिबल है। टोटल गैस्ट्रेक्टमी के बाद एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना लीड करता है मैक्रोसिटिक एनीमिया को भी, और उसके अलावा ये ठीक हो सकता है अगर विटामिन B12 के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं तो। thirdly बोन मिनरल मेटाबॉलिज्म भी डिस्टर्ब हो जाती है, विटामिन D डेफिशिएंसी भी हो जाती है, कैल्शियम मेल एब्जॉर्प्शन भी सर्जरी के बाद टोटल गैस्ट्रेक्टमी के बाद हो जाती है। ये तो बच्चों टोटल गैस्ट्रेक्टमी का हो गया कि इसमें 3-4 चीजें। नंबर 1 हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। नंबर 2 हमारे पास लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से विटामिन B12 ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता और उसकी वजह से भी एनीमिया हो जाता है। फिर डिस्टर्ब बोन मिनरल मेटाबॉलिज्म हो जाती है, विटामिन D डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम मेल एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और ये टोटल गैस्ट्रेक्टमी में। अगर तो पार्शियल या प्रॉक्सिमल गैस्ट्रेक्टमी हुई है तो उसमें बच्चों जो हमारी गैस्ट्रिक एम्पटिंग है ना वो तकरीबन नॉर्मली होती है, क्योंकि उसमें जो है ना हमारे पास पाइलोरस जो है होता है ना स्टमक का, वो इंटैक्ट होता है, क्योंकि जाहिर है पूरा स्टमक रिमूव नहीं हुआ, तो उसमें हमारे पास गैस्ट्रिक एम्पटी कंप्लीटली नॉर्मल होती है। इसलिए इसमें पेशेंट जो है ना इतना मेल नरिश नहीं होता जितना टोटल में हो जाता है। अच्छा बच्चों, अब है जी डाइटरी प्रोग्रेशन ऑफ गैस्ट्रेक्टमी। डाइट कैसे प्रोग्रेस करवानी है पेशेंट को। सबसे पहले तो हमारी ओरल फीडिंग जो है ना वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट। सबसे पहले हम लोगों ने जो है ना पेशेंट को 60 to 90 ml फ्लूइड स्टार्ट करवाना है, तकरीबन 3-4 दिन के लिए पानी से स्टार्ट करवाना है और फुल लिक्विड डाइट की तरफ देके जाना है। 60 to 90 ml फ्लूइड, उसके स्टार्ट करवाना है वाटर से और फुल लिक्विड डाइट की तरफ लेके जाना है। डाइट जो है ना डेली बेसिस पे इंक्रीज करवानी है अकॉर्डिंग टू पेशेंट टॉलरेंस लेवल। इफ पेशेंट का सर्जिकल पोस्ट ऑफ डे अगर 4th और 5th है तो हमने उनको पहले सॉफ्ट लो फाइबर फूड स्टार्ट करवाने हैं। उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता एग्स, कस्टर्ड, थिकन सूप्स, सीरियल्स, क्रैकर्स, मिल्क एंड फ्रूट प्योरी जो है ना इंट्रोड्यूस करवानी है डाइट में।
उसके अलावा टेंडर मीट, कॉटेज चीज, प्यूरीड वेजिटेबल्स ये भी ऐड करवा सकते हैं। उसके अलावा बच्चों आप लोगों ने पेशेंट और उसके अटेंडेंट को इंस्ट्रक्ट करवाना है कि मील्स को डिवाइड कर लें 5 और 6 स्मॉल पोर्शंस में, और उनका एम्फेसिस होना चाहिए प्रोटीन्स। और उसके अलावा ज्यादातर जो हमारी एनर्जी प्रोवाइडिंग इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो प्रोटीन और फैट होने चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट रिलेटिवली लो रखते हैं क्योंकि वो ऑस्मोटिक डायरिया कॉज कर देते हैं अगर ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दी जाए तो। कुछ केसेस में मिल्क, फ्रूट और वेजिटेबल जो है ना ओमिट करवा दिए जाते हैं डाइट से, क्योंकि पेशेंट जो है ना लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है, या समटाइम्स जो है ना पेशेंट कंप्लेन करता है डायरिया की, तो उसमें से फिर हम लोग मिल्क, फ्रूट एंड वेजिटेबल जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड वेजिटेबल होते हैं वो ओमिट करवा देते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसकी डाइट होगी इन पेशेंट्स की। बच्चों क्लियर है इधर तक? जी मैम। यस मैम क्लियर है। जी अच्छा, मैम। अगला टॉपिक बच्चे डंपिंग सिंड्रोम है। अच्छा बच्चे, आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी मेजोरिटी जो है ना पेशेंट्स जो है ना डिस्टर्बिंग सिम्टम्स जो है ना 10 to 15 मिनट्स के लिए आफ्टर ईटिंग फील करते हैं, जिसे हम कहते हैं डंपिंग सिंड्रोम। इनमें ये जो सेंसेशन फील करते हैं पेशेंट, या जो सिम्टम्स पेशेंट फील करते हैं, उसमें एक तो सेंस ऑफ फुलनेस होती है इन द एपिगैस्ट्रम। नंबर 2 वीकनेस होती है, नोजिया होता है, स्वेटिंग होती है और डिजीनेस होती है। पल्स रेट यूजुअली पेशेंट का हाई होता है, और रिलीफ वंस पेशेंट ले डाउन करते हैं बेड पे तो उसको रिलीफ फील होता है कि हाँ भाई हम लोगों को अब ये सिम्टम इस तरह के फील नहीं हो रहे हैं। वॉमिटिंग, डायरिया जो है ना ये ज्यादातर प्रेजेंट नहीं होते हैं इस सिनेरियो में, लेकिन वेट लॉस काफी ज्यादा कॉमन है इन पेशेंट्स में। यूजुअली पेशेंट जिनकी गैस्ट्रिक सर्जरी हुई भी हो वो डंपिंग सिंड्रोम जो है ना करते हैं एक्सपीरियंस। बेसिकली इसमें ये तो हो गए सिम्टम्स जो है ना जो एक्सपीरियंस करते हैं डंपिंग सिंड्रोम में। बेसिकली इस कंडीशन में इट्स अ मेडिकल कंडीशन इन व्हिच योर स्टमक एम्प्टीज इट्स कंटेंट इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, द duodenum faster than the normal। इतनी जल्दी रैपिड गैस्ट्रिक एम्पनिंग होती है ना, जिसकी वजह से आपको नोजिया होगा, क्रैम्पिंग होगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, और उस तरह हाँ डायरिया बहुत कॉमन है इसके अंदर। जाहिर सी बात है ट्रांजिट टाइम इंक्रीज हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये डंपिंग सिंड्रोम वो कॉज करेगा। अच्छा बच्चों, कुछ पेशेंट जो है ना इस तरह से भी होते हैं जिनको 10 ईयर्स तक भी जो है ना इस तरह के सिम्टम्स आफ्टर सर्जरी वो लोग एक्सपीरियंस करते ही चले जाते हैं। समटाइम ठीक हो जाते हैं, समटाइम्स जो है ना आपको बहुत ज्यादा तंग करते हैं इस तरह के सिम्टम्स। खास तौर पे डायरिया तो रहता ही है, परसिस्टेंट हो जाता है if left untreated। अच्छा बच्चों, अर्ली डंपिंग सिंड्रोम। अर्ली डंपिंग सिंड्रोम उस वक्त होता है जब व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ फूड फ्रॉम योर स्टमक मूव फास्टर देन नॉर्मल इनटू योर duodenum स्मॉल इंटेस्टाइन।
After this food movement, fluid from the stomach rushes into your small intestine, और ये बेसिकली ये मिक्सचर होता है स्टमक एसिड का और पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंड बेवरेजेस. नेक्स्ट इज लेट डंपिंग सिंड्रोम. बच्चों ये सिम्टम्स तब होते हैं जब पेशेंट लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज शुगर कंज्यूम करता है फ्रॉम फूड एंड बेवरेजेस, और ये बहुत जल्दी क्विकली मूव करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. जाहिर सी बात है जब ग्लूकोज शुगर कंज्यूम कर रहे हैं ब्लड, तो उसमें जाहिर है ब्लड शुगर लेवल भी बहुत जल्दी फास्ट वो रेज हो जाएगा, और इन रिस्पांस योर पेनक्रियाज विल रिलीज हार्मोन इंसुलिन. और जाहिर सी बात है जब इंसुलिन फौरन फौरन जो है ना सिक्रीट आउट होगी तो आपका ब्लड शुगर लेवल लो हो जाएगा, तो इट मे आल्सो लीड टू हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर लेवल एंड अदर सिम्टम्स लाइक वीकनेस. अच्छा बच्चों, जो अर्ली डंपिंग सिंड्रोम है ना, जो यूजुअली होता है विद इन 30 मिनट्स आफ्टर फिनिशिंग अ मील, इसमें नंबर 1 नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, फीलिंग ब्लोटेड, वीकनेस, डिजीनेस एंड कोल्ड स्वेट्स. उसके अलावा बच्चों जो सिम्टम्स लेट डंपिंग सिंड्रोम के हैं, जो यूजुअली 2 to 3 आवर्स आफ्टर मील के बाद सामने आते हैं, वो हैं लो ब्लड शुगर लेवल, वीकनेस, कोल्ड स्वेट, डिजीनेस, रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट. अच्छा बच्चों, अब जो डायग्नोसिस है डंपिंग सिंड्रोम का, जो जिससे डंपिंग सिंड्रोम जो है ना डायग्नोज किया जा सकता है, वो तो एक ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट है, एक गैस्ट्रिक एम्पिंग टेस्ट है, देन अपर जीआई एंडोस्कोपी और अपर जीआई सीरीज. मैम आप ये रिपीट करेंगी? जो टेस्ट है, यस मैम. ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, नंबर 2 गैस्ट्रिक एम्पिंग टेस्ट, नंबर 3 अपर जीआई एंडोस्कोपी एंड नंबर 4 अपर जीआई सीरीज. अच्छा बच्चों, जो मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट है डंपिंग सिंड्रोम के पेशेंट्स के लिए, उसमें सबसे पहले तो हमने नंबर 1 पे करेंगे इंक्रीज इनटेक ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर. नंबर 2 ईटिंग 5 to 6 frequent small meals. Number 3 adding thickening agent to make food less watery. Number 4 avoidance of sugar and concentrated form of carbohydrates. अच्छा बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ जो जो चीजें हम अलाउ कर सकते हैं इन पेशेंट्स में, और उसके अलावा थोड़ा सैंपल मेन्यू प्लान भी बताऊंगी. नंबर 1 जो फूड अलाउड में आएगा वो है जी मीट, फिश, पोल्ट्री, ऑल काइंड.
नंबर 2, एग्स में स्क्रैम्बल्ड हार्ड को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं जिसमें कोई भी किसी भी फॉर्म की ब्रेड आ सकती है, सीरियल्स ले सकते हैं, थिक कुक्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रूट सारे फॉर्म में ले सकते हैं, फ्रेश कैन, फ्रोजन विदाउट शुगर, और उसके अलावा फैट्स में बटर और मार्जरीन आ जाएगा, क्रीम चीज आ जाएगी, नट्स इफ पेशेंट टॉलरेट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो वो भी ले सकते हैं। सैंपल मेन्यू में बच्चे मॉर्निंग में हम पेशेंट को एग्स दे सकते हैं, टोस्ट दे सकते हैं, उस पर बटर और मार्जरीन का भी यूज कर सकते हैं। मिड मॉर्निंग में 2 टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर जो है ना अलाउ कर सकते हैं पेशेंट को। लंच में हम उनको रोटी दे सकते हैं, साथ कोई किसी किस्म का सालन ऐड कर सकते हैं या फिर नूडल्स ऐड कर सकते हैं। इवनिंग में जो है ना इनको दोबारा से कोई फ्रूट या दे सकते हैं, रॉ रॉ फ्रूट विद स्किन। इवनिंग में जो है ना हम इनको कोई भी अपना मीट अलाउ कर सकते हैं, मैश पोटैटोज अलाउ कर सकते हैं, और कोई एक फ्रूट सर्विंग अलाउ कर सकते हैं, साथ ही साथ इनको ब्रॉथ और सूप भी अलाउ कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है बच्चों, क्लियर है इधर तक? यस मैम। जी मैम। अच्छा, अब बच्चों अगला टॉपिक है फ्रैक्चर्स। मैम इनको राइस दे सकते हैं? दे सकते हैं। अच्छा बच्चों, फ्रैक्चर्स बेसिकली इज अ ब्रेक यूजुअली इन अ बोन। अच्छा, अब बच्चे, इफ द ब्रोकन बोन पंक्चर्स द स्किन, इट इज कॉल्ड एन ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर्स बेसिकली हमारे पास कार एक्सीडेंट्स, फॉल, स्पोर्ट इंजरीज, ये ज्यादा हमारे पास फारूक में पेशेंट्स आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा फाइल पे लिखा हुआ होता है आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, फॉल और कोई स्पोर्ट इंजरी होती है, ये ज्यादातर यहाँ पे देखे जाते हैं हॉस्पिटल में। और भी इनके कॉजेज हो सकते हैं जिसमें लो बोन डेंसिटी एंड ऑस्टियोपोरोसिस, विच में लीड टू वीकनिंग ऑफ बोन, और फिर भी फ्रैक्चर पॉसिबल है। मैम आपने चीज बताई थी जिसमें स्किन भी इन्वॉल्व हो, उसको क्या कहते हैं? ओपन बोन? ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर। ओके मैम। अच्छा बच्चों, फॉलिंग फ्रैक्चर देयर इज अ ट्रेमेंडस कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। नाइट्रोजन लॉस जो है ना बहुत ज्यादा सिवियर होता है इन पेशेंट में, जिसमें साथ साथ फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर का भी लॉस देखा जाता है। साथ साथ अगर पेशेंट को फीवर या इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली ये लॉसेस इंक्रीज हो जाएंगे। कैल्शियम लॉस भी ज्यादा होता है इन पेशेंट में, जाहिर सी बात है अगर पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर हुआ या लो बोन डेंसिटी लेवल की वजह से फ्रैक्चर हुआ तो डेफिनेटली कैल्शियम उनका बॉडी में कम है, जिसकी वजह से जो है ना फ्रैक्चर हो गया पेशेंट को। और
इसमें सबसे ज्यादा जो हम लोगों ने फोकस करना है ना MNT में, वो हम लोगों ने करना है प्रोटीन्स का। हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स देने हैं, मीट फिश पोल्ट्री का फैक्टर ऐड करना है, डेयरी चीज मिल्क हर तरह से इन चीजों इनकी सर्विंग 2 to 3 करनी है। साथ साथ आपने मिल्क और योगर्ट इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब तक इनका कैल्शियम और विटामिन डी लेवल अच्छा होगा तभी इनकी रिकवरी अच्छी होगी पेशेंट्स की, और वो अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आएंगे। जाहिर सी बात है अगर हम लिबरल इंटेक ऑफ प्रोटीन देंगे तभी जो है ना बोन मैट्रिक्स में जो है ना कैल्शियम डिपॉजिट होगा, और कैल्शियम और प्रोटीन जो है ना नॉर्मल क्वांटिटी में आके फिर इनकी बोन डेंसिटी और कैल्शियम डेंसिटी इंक्रीज होगी और ठीक होगी। और ऑब्वियस ही बात है जब तक इनको हम लोग कैलोरीज अच्छी नहीं देंगे तो वो प्रोटीन स्पेयर होगा। फॉर एनर्जी पर्पसेस ये भी नहीं हमने होने देना, इसलिए हमने कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में कैलोरीज ज्यादा देनी है, सो दैट प्रोटीन स्पेयर हो इनका। ठीक है बच्चों। जी मैम। मैम बस। एक मिनट। हेलो।